गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो एक लंबे समय बाद सर फिर से शुरू करने जा रहे हैं। ये फोर्थ टाइम होगा हम कोई बैच अपना बनाने जा रहे हैं। ठीक है, एक नया बैच आपका क्रिएट हो रहा है, हमारा एपीपीएससी का। एक ऑलरेडी रनिंग बैच है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, थर्ड बैच को। और साथ ही साथ ये हमारा जो फोर्थ बैच है, ये जो ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल नए सिरे से दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी नया बैच लॉन्च हो रहा है। तो उसके लिए सर डेमो क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो ये वीक आपका ओपन टू ऑल क्लास चलेगी, जीके की। ठीक है, तो ये ओपन टू ऑल क्लासेस में सर आपको सिंपली एक बार आइडिया ले लेना है कि हाँ सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे टीचर्स आपको डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके ऊपर है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एपीपीएससी लेवल की, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी। तो जो भी डाउट्स हैं सर रिगार्डिंग एडमिशन, जो भी क्वेरीज हैं, तो उसको तो सर आप हमें व्हाट्सएप करके या हमारे जो डेजिग्नेटेड नंबर्स है उनको कॉल करके आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे सर सब्जेक्ट की, क्योंकि ये क्लास डेमो क्लास है। यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके सब्जेक्ट के बारे में, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें कि किस तरह से आपको कवर अप करना है ये पूरे टॉपिक्स। ठीक है सर, चलो जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी। आपका ये जो पोर्शन है, हम स्टार्ट कर रहे हैं सर ज्योग्राफी से। इसमें और भी सब्जेक्ट जुड़ेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, वो भी आपका जुड़ेंगे। तो ज्योग्राफी में सर जैसे कि आपका एपीएसएसबी में हम डिवाइड करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। वैसे तो एपीपीएससी में और भी डिवीजन हो जाते हैं, लाइक जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, लेकिन ये पोर्शंस भी आपका इनके अंदर ही हम कवर करेंगे। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए बहुत ज्यादा डिवीजन मैंने नहीं बनाया, सिर्फ दो पार्ट में बांट दिया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। इसमें सारा ही कवर करेंगे। जो अगर किसी को लग रहा हो सर ह्यूमन ज्योग्राफी भी होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी होता है, बिल्कुल होता है, वो सब इन्हीं में आपका कवर कर लिया जाएगा। ठीक है सर। तो अभी ज्योग्राफी जो हम स्टार्ट करेंगे, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी आज हम क्लास करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हम पहला टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिवर्स। ठीक है, अभी हम लोग जो सर स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक यूनिवर्स। चलिए सर शुरू करें फिर। शुरू करते हैं यूनिवर्स के बारे में। तो सबसे पहला सवाल आता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्स? आपका मतलब क्या है यूनिवर्स से? देखो यूनिवर्स का सीधा सीधा फंडा है एनीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ जो आप अपने आसपास इमेजिन कर सकते हो, जो आप अपने से दूर इमेजिन कर सकते हो। आप अपने घर की टेबल से लेके आप पूरा अर्थ के बियॉन्ड जाके जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, अर्थ है, सन है, मून है, इन सबको अगर आप कलेक्टिवली कंबाइन करो तो दैट इज यूनिवर्स। हाँ जी, बहुत बढ़िया आंसर दिया मैथ्यू जी ने, इट्स ब्रह्मांड। बिल्कुल ठीक है। तो यूनिवर्स का मतलब होता है सर ब्रह्मांड। तो एवरीथिंग जो भी आप इमेजिन करते हो, इट इज कवर्ड अंडर द यूनिवर्स। यूनिवर्स का सर अगर एक और नाम हम देखें तो दैट इज कॉस्मोस। ठीक है, यूनिवर्स के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, कॉस्मोस। जैसे रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, रॉसकोमोस। ठीक है, तो वो वहां वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं, कॉस्मोस। और कॉस्मिक का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो वो कॉस्मोस। जैसे यूनिवर्स में जो आपको रेज मिलती हैं, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स जो लाइट की स्पीड के बराबर तो नहीं, उससे थोड़ा कम, बट अप्रोचेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, उतनी तेज स्पीड से चलते हैं। ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स जो आपको यूनिवर्स में ट्रेवल करते दिख रहे हैं, ऐसी लाइट, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसी रेज, तो उनको यूनिवर्स की रेज या फिर कह लो कॉस्मिक रेज कहते हैं।
यूनिवर्स की स्टडी क्या कहलाती है सर? यूनिवर्स की स्टडी कहलाती है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिवर्स एट अ होल। ये नासा ने कहा था सर, ठीक है। तो कॉस्मोलॉजी, ये सिंपल क्वेश्चन बनाना होगा तो वो पूछ लेगा सर स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्सोलॉजी मत लिख देना सर, वहां पर हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। और इसकी स्टडी करने वालों को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजिस्ट। तो ये सारी चीजें हम क्यों बता रहे हैं? ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये जो कॉस्मो वर्ड है ये ओवरऑल किससे रिलेटेड है सर? ये आपका रिलेटेड है यूनिवर्स से, ठीक है। अब सर यूनिवर्स को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज पढ़ते हैं यूनिवर्स बना कैसे। तो ये क्वेश्चन आज के टाइम पर हम पूछते हैं यूनिवर्स बना कैसे, लेकिन आज से कई साल पहले जाए तो हम लोग यूनिवर्स के बनने की बात नहीं कर रहे थे, हम बात करते थे कि सर अर्थ कैसे बनी है, ठीक है। हम लोग पहले अर्थ पे रहते थे, जब हम लोगों ने होश संभाला हमने देखा भाई दुनिया में रिसर्च भी करनी है, ठीक है, सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। जब हम हंटिंग से आगे बढ़े, जब हमने सिविलाइजेशन बनाई, तब हमने कहा कि भैया रिसर्च करनी है। अब रिसर्च करनी है तो सबसे पहले अर्थ की बात आई, ये देखते हैं अर्थ कैसे बना। तो पहले डिस्कशन चलते थे अर्थ के बारे में, अर्थ के फॉर्मेशन से रिलेटेड कई सारी थ्योरीज आई। फॉर एग्जांपल नेबुलर हाइपोथेसिस आई, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस जो आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी मेंशन है, नेबुलर हाइपोथेसिस। वो बताती है कि किस तरह से आपका अर्थ बना, कि पहले कुछ नहीं था, एक गैसेस का क्लाउड था, वो क्लाउड घूमता गया घूमता गया घूमता गया, सॉलिडिफाई हो गया और वो प्लैनेट बन गया, दैट इज अर्थ। ये नेबुलर हाइपोथेसिस जैसी और भी थ्योरीज है जो अर्थ का फॉर्मेशन बना बताती हैं। फिर जब अर्थ की फॉर्मेशन को हम पढ़ने लगे तो हमें ये रियलाइज हुआ कि अर्थ की बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं जो अर्थ से कनेक्टेड है। तो क्यों ना ओवरऑल हम वो सारी चीजों को पढ़ लें, यानी अर्थ के बियॉन्ड और वो सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उन सबको मिला लो, यानी यूनिवर्स। तो अगर हम सर यूनिवर्स को स्टडी कर लें, यूनिवर्स के ओरिजिन को समझ लें, तो यूनिवर्स का ही पार्ट तो सर अर्थ है। तो अगर आपको यूनिवर्स समझ में आ गया तो डेफिनेटली अर्थ का फॉर्मेशन तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा रिसर्च था, जो हमारा थॉट था कि हम अर्थ के ओरिजिन की बात करें, वो हमारा शिफ्ट हो गया यूनिवर्स के ओरिजिन की तरफ। तो अर्थ से हम पहुंच गए सर यूनिवर्स के ओरिजिन की तरफ। यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए भी बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारे कंसेप्ट डेवलप हुए, लेकिन उन सब में जो सबसे ज्यादा शोहरत कमाई तो दैट वाज द बिग बैंग थ्योरी। सबसे ज्यादा जो फेमस हुई, वाइडली एक्लेम्ड थ्योरी वाज द बिग बैंग थ्योरी, जिसने एक्सप्लेन किया सर यूनिवर्स कैसे बनता है। अब कुछ भी कह लो कि सर सबसे ज्यादा फेमस है या आपके सिलेबस में है, तो चूंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है बिग बैंग थ्योरी, तो इसीलिए हम किसकी बात करेंगे? बिग बैंग थ्योरी, किसी और थ्योरी की बात नहीं करेंगे, ठीक है सर। अब सर बिग बैंग थ्योरी कहती क्या? अगला सवाल तो सर यही आता, व्हाट डू यू मीन बाय बिग बैंग थ्योरी? तो सर बिग बैंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत छोटी सी, एक बहुत मामूली सी बात कहती है, लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक बात कहती है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी कहता है कि देखो भाई दुनिया में पहले कुछ नहीं था, यूनिवर्स यूनिवर्स सब कुछ नहीं था, सबसे पहले एक छोटा सा एटम था, ठीक है। एक छोटा सा एटम था, इसका साइज तो बहुत ज्यादा था, लेकिन इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी था वो बहुत ज्यादा हाई था। तो अगर साइज कम है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो एटम है ये कैसा होगा सर? हाईली अनस्टेबल होगा। ये एटम कैसा होगा सर? हाईली अनस्टेबल होगा। अब ये सर हाईली अनस्टेबल एटम एक दिन कहने लगा मैं अकेला हूं, मेरे से कोई बात नहीं करता, इसको आई सर गुस्सा, और ये क्या कर गया सर? एक्सप्लोड कर गया। अब ये जो एक्सप्लोड करा तो इसकी जितनी भी एनर्जी थी सर वो बाहर निकल आई, ठीक है। ये एक्सप्लोड कर गया इस तरह से। तो इसके एक्सप्लोजन के बाद कुछ गैसेस निकली, उन गैसेस से क्लाउड्स बने, क्लाउड से आपके पार्टिकल्स बने, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बने, फिर फर्दर आपके जाके एटम्स बने, और एटम से दुनिया बनी। यानी जो भी शुरुआत हो रही है वो एक बिग बैंग एक्सप्लोजन से हो रही है, इसी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। यानी सबसे पहले छोटा सा एटम था, ये छोटा सा एटम एक्सप्लोड करा, एक्सप्लोड करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स बने, और उन पार्टिकल्स से आपको डिफरेंट डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज आज के टाइम में देखने को मिलती है। तो सर एक्सप्लोजन के बाद ये जो एक्सपेंशन शुरू हुआ था, क्या ये आज की डेट में रुक गया है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये एक्सपेंशन सर आज भी नहीं रुका है। यानी यूनिवर्स बनने के बाद जो एक्सपेंशन हुआ ये आज भी कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है।
जो यूनिवर्स बनने के बाद जो एक्सपेंशन हुआ, तो ये यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हो रहा है एक्सप्लोजन होने के बाद। इसीलिए बिग बैंग थ्योरी जो सबसे बड़ा दावा करती है वो ये कि यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। ठीक है, यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। अब सर इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है? आपसे सर एक सवाल तो वो ये पूछ सकता है कि बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है। या उल्टा पूछ सकता है कि सर बताइए ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड कौन सी थ्योरी है। चार ऑप्शन में दे देगा, उनमें से आपको एक बतानी होगी। ठीक है। या एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि क्या यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए हाँ सर यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद एक्सपेंशन हुआ, एंड यू विल सी द यूनिवर्स इज क्रिएटेड, यूनिवर्स इज फॉर्म। बात समझ में आ रही है सर? तो दैट इज योर बिग बैंग थ्योरी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है सर, दैट इज योर बिग बैंग थ्योरी। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। The Big Bang theory is the prevailing cosmological model for the birth of the universe. सबसे पहले एक सिंगल पॉइंट था, वेरी हाई डेंसिटी हाई टेम्परेचर, ठीक है, फ्रॉम विच द यूनिवर्स हैज बीन एक्सपैंडिंग इन ऑल डायरेक्शंस एवर सिंस। ठीक है, ये इवेंट कितने साल पहले हुआ? कई स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन बन चुका है कि बताओ सर बिग बैंग थ्योरी कितने साल पुराना है। तो ये ज्यादा नहीं, बस सर 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पुराना है। ठीक है, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पुराना है। बात समझ में आ रही है सर की नहीं आ रही? क्लियर है तो सर गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर। ओके सर, तो दैट इज योर बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी में सर एक चीज और है जो आपसे वो पूछ सकता है, अगर थोड़ा सा उसे डीप में जाना होगा, थोड़ा सा अगर उसे टिपिकल बनाना हो, तो एक क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है कि ये बताइए जब एक्सपेंशन हुआ था तो कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें से निकले थे। तो आपको ये पता होना चाहिए जो भी एटम्स उसमें से प्रोड्यूस हुए मेजॉरिटी पर हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, कुछ कुछ ट्रेस अमाउंट लिथियम बेरिलियम के भी थे, बट जो मेजॉरिटी अमाउंट में एटम्स प्रोड्यूस हुए दैट वर हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, फिर इनके जो हाइड्रोजन हीलियम इनको हम कहेंगे प्रीमोर्डियल एलिमेंट्स। इनके जाइंट क्लाउड्स बने, फिर ये कंबाइन हुए ग्रेविटी की मदद से, फिर इन्होंने स्टार्स बनाए, गैलेक्सीज बनाई। ठीक है, और यूनिवर्स सिंस इट्स बर्थ इज एक्सपैंडिंग इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये अगर थोड़ा सा टिपिकल बनाना होगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है सर, चलो ये तो बात हो गई सर बिग बैंग थ्योरी की। 13 पॉइंट बिलियन 8 बिलियन ईयर्स अगो ये आपका इवेंट हो रहा है। अब बिग बैंग थ्योरी के बाद अपोजिशन कैसा? अपोजिशन कैसा पूछना चाह रहे हैं? अब देखो एक बार आप बिग बिलियन, सॉरी कह रहा हूँ, बिग बिलियन डे याद आ रहा है। बिग बैंग थ्योरी की एक बार आप बात कर लो, उसके बाद जो अगला पार्ट आता है सर आपका, वो होता है जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, लाइक जैसे स्टार है, ठीक है, आपका जैसे प्लैनेट्स हैं, ठीक है,
एस्टेरॉइड्स हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था, एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड कौन सी थ्योरी है। ठीक है, तो ये मतलब, और ये मैं क्या बता रहा हूँ, तो यही तो बता रहा हूँ ना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी उसके अलावा और आपको डिटेल में क्वेश्चन देखने हैं तो उसके अलावा उसके लिए हमारे पास सब प्रैक्टिस क्विज़ेज हैं। उसमें सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर हैं कि जिस किस किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी कवर है। ठीक है, तो लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। तो स्टार है आपका सर, प्लैनेट्स है आपका, एस्टेरॉइड्स है आपका। ठीक है, तो ये सारी बॉडीज के बारे में वन बाय वन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सर जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारी बात होगी स्टार फॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले हमारी बात किससे होगी, स्टार फॉर्मेशन से रिलेटेड। स्टार कैसे बना, देखो एक प्रोसेस है, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कभी आप कोई वर्ड का नाम सुन लो या एग्जाम में कोई वर्ड इस तरह का सुन लो। ठीक है, बाकी प्रोसेस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हाईली रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक बार एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपके इवेंट्स हो रहे हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। तो देखो स्टार की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा सर, एक गैसेस का क्लाउड था। ठीक है, उस गैसेस के क्लाउड को हम क्या कह रहे थे, नेबुला कह रहे थे। ठीक है, फिर ये नेबुला धीरे धीरे क्लब होते होते क्या बनेगा, मेन सीक्वेंस। ये इवोल्यूशन है स्टार का। ठीक है, कोई भी स्टार एंड में आते आते या तो व्हाइट ड्वार्फ बनता है, या आपका न्यूट्रॉन स्टार बनता है, या आपका ब्लैक होल बनता है। कोई भी स्टार होता है उसकी एक लाइफ टाइम एक वैलिडिटी होती है सर, या तो वो आपका व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। तो उसके लिए एक अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द स्टार। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द स्टार, जो लो मास स्टार है वो आपका क्या बनते हैं, व्हाइट ड्वार्फ। जो हाई मास स्टार है वो न्यूट्रॉन, और ब्लैक होल जो बहुत ही ज्यादा हाई मास स्टार है वो बनते हैं आपका ब्लैक होल। ठीक है, और ये जो मास की लिमिट है ये चंद्रशेखर ने डिफाइन की थी, हमारे साइंटिस्ट, तो वो चंद्रशेखर लिमिट कहलाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप ये देखो कि सर आपका जो नेबुला है वो वो जो आपका स्टार है वो बनने से लेकर उसकी डाइंग स्टेज तक आने से पहले पहले वो किन किन सिचुएशन से होके गुजरता है। तो अगर एक गैसेस का क्लाउड है, ठीक है, तो सबसे पहले वो अपने आप की गैसेस क्लब करेगा। क्लब करने के बाद इसमें रिएक्शन स्टार्ट होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन, अभी उसकी हम आगे बात करेंगे। फिर ये आगे बन के आगे चल के ये बनेगा मेन सीक्वेंस। ठीक है, जैसे हमारा सन है। ठीक है, सन लो लो एंड मीडियम मास स्टार्स में काउंट होता है, और अभी वो किस स्टेज में है, वो है सर मेन सीक्वेंस में। ठीक है, ये भी अदर स्टेट्स के पीसीएस में पूछा जा चुका है कि जो सन है अभी वो किस स्टेज में है, जो आपका एवोल्यूशन हो रहा है वो आपका कौन सी स्टेज में है, वो अभी आपका मेन सीक्वेंस में है। अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी आ रहे हैं कौन सा एनर्जी हो रहा है उसकी बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मेन सीक्वेंस के बाद अगली जो स्टेज आपकी आएगी रेड जाइंट की आएगी, फिर बनेगा प्लैनेटरी नेबुला, फिर ये व्हाइट ड्वार्फ। इसी तरह से यहाँ अगर देखोगे एक नेबुला, ये भी एक मेन सीक्वेंस बनेगा अगर मास ज्यादा है। लेकिन ये रेड जाइंट नहीं बन के ये बनेगा रेड सुपर जाइंट, फिर बनेगा ये सुपरनोवा। फिर अगर हाई मास स्टार है तो ये बन जाएगा न्यूट्रॉन स्टार, और अगर बहुत ज्यादा मास इसका हाई है तो ये बन जाएगा ब्लैक होल। ठीक है, तो स्टेजेस की अगर हम बात करें, these are the steps involved in a star's evolution from its formation in a nebula to its death as a white dwarf or a neutron star। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या था सर, एक नेबुला था, स्टार की बर्थ प्लेस। फिर वो अगला जो स्टेप होगा वो होगा प्रोटो स्टार का। प्रोटो स्टार क्या होता है, ये भी एक अर्ली स्टेज होती है, इन्फेंट स्टेज होती है सर, ये किसी भी स्टार की इन्फेंट स्टेज होती है। अभी इसमें जो बर्निंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है। कोई भी स्टार आपको लाइट करता हुआ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें सर बर्निंग हो रही है, फ्यूल बर्न हो रहा है। जैसे इनके पास अभी हाइड्रोजन हीलियम है,
वो बर्न होगा, उस बर्न होने की वजह से आपको लाइट मिलेगी, उसी को हम लोग सनलाइट कहते हैं, हमें सन एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो अभी ये अर्लियर स्टेज है, यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। द न्यूक्लियर फिजन इज येट टू बिगिन फॉर द, अभी करंट टाइम के लिए द न्यूक्लियर फिजन इज येट टू बिगिन, अगर वो प्रोटो स्टार है। फिर वो बनता है टॉरिन स्टार, फिर उसके बाद आता है मेन सीक्वेंस स्टार। मेन सीक्वेंस स्टार तक आते आते वो मेच्योर हो चुका है, उसमें जो बर्निंग है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, अब वो पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब प्रोटो स्टार वो स्टेज है जहां पर आपका बर्निंग जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो स्टार्ट होने वाला है, और मेन सीक्वेंस स्टार वो आपका पोजीशन है जहां पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो कंप्लीटली स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो जो सन में आपका जो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं सर? न्यूक्लियर फ्यूजन। या जो स्टार है, उस स्टार में जो आपका रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को सर हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। देखो दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होता है सर आपका फ्यूजन, ठीक है, एक रिएक्शन होता है आपका फिजन। दोनों में डिफरेंस होता है। फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना, टू ऐड। फ्यूज में मतलब चीजें ऐड होती हैं। फिजन, फिजन बना है वर्ड फिजर से। फिजर का मतलब होता है क्रैक, यानी ब्रेक डाउन। फिजन में क्या होता है सर? ब्रेक डाउन होता है। अब इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जैसे सन में क्या है सर? हाइड्रोजन हीलियम है। कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, उसका एक एटॉमिक नंबर है 56, वहां पर जाके वो स्टेबल होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 56 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यानी ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर कम है, वो क्या कोशिश करेंगे? वो कंबाइन होने की कोशिश करेंगे ताकि बड़ा एक एटॉमिक नंबर वो अचीव करें, ठीक है। इसी तरह से जो बड़े एटॉमिक नंबर है वो क्या करेंगे? अपने आप को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो एक छोटे एटॉमिक नंबर की तरफ आ सके। तो दोनों की कोशिश क्या है? इस स्टेबल नंबर तक आना। यानी जिसके पास मामला कम है वो मामला जोड़ेगा अपना, और जिसके पास बहुत ज्यादा है वो तोड़ेगा ताकि यहां तक आ जाए। यानी अल्टीमेटली सबको पहुंचना कहां तक है? स्टेबल पोजीशन। ये ऐड करके पहुंचेगा, ये सब्ट्रैक्ट करके पहुंचेगा। अब एलिमेंट्स ले लो लाइक यूरेनियम 235, इनका तो सर एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए ये स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करते हैं? डिसइंटीग्रेट करते हैं, ये टूटते हैं। ये टूटते हैं तो टूटने को क्या कहते हैं सर? फ्यूजन। तो इसीलिए यूरेनियम जैसे आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन सी रिएक्शंस करेंगे? वो रिएक्शन करेंगे सर, सॉरी फ्यूजन, वो करेंगे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर तोड़ने वाली बात हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन करेंगे सर? ये करेंगे फिजन रिएक्शन। वहीं सर उल्टा आप इधर साइड आ जाओ, यहाँ आप उल्टा इधर साइड आ जाओ, तो यहाँ सर आपको कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी? यहाँ पर जो एटम्स है वो अपने आप को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम, इनका एटॉमिक नंबर कम है, ये अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी सर? आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो एक बेसिक डिफरेंस होता है फ्यूजन और फिजन में। तो हमेशा याद रखना, सन में हाइड्रोजन हीलियम होते हैं, ये तो हमें याद हो जाता है। अब वो हाइड्रोजन हीलियम क्या करते हैं सर? कंबाइन होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जुड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उनमें कौन सी रिएक्शन होगी? फ्यूजन रिएक्शन। तो ये लोगों को कई बार कंफ्यूजन होती है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि सन में आपका कौन सा रिएक्शन चल रहा है? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन चल रहा है या फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है? तो ऑलवेज रिमेंबर, आपका कौन सा रिएक्शन चल रहा है सन में? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? हाँ जी सर, इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। कोई डाउट होने से बताइए सर आप। तो ये तो सर बेसिक बात थी। यानी अब जो मेन सीक्वेंस स्टेज है, या फिर अब ये वाला आप पोजीशन देखो, ठीक है। पहले तो सर आपका क्या बना? वो नेबुला बना, नेबुला से प्रोटो स्टार बना, प्रोटो स्टार से वो बना सर आपका मेन सीक्वेंस स्टार। अब मेन स्मॉल स्टार कह लो या मेन सीक्वेंस स्टार। अब मेन सीक्वेंस स्टार सर वो पोजीशन है
जब आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ये रिएक्शन कैसे हो रही है सर? इसके कोर में हो रही है, इसके कोर में हाइड्रोजन है, फिर आगे हीलियम है, इनकी बर्निंग हो रही है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन एंड हीलियम एज ए फ्यूल बर्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन चल रहा है। लेकिन कोई ना कोई दिन तो आएगा ना सर, ये जो हाइड्रोजन हीलियम खत्म होने लगेंगे। अरे आबू जी, सबसे पहले तो अपोजिशन छोड़ो, ऑप्शन आप मेंशन करो। आप ये कहो ना कि सर ऑप्शन के साथ क्वेश्चन करा दीजिए। आप अपोजिशन वर्ड यूज कर रहे हैं, आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे को भी कर रहे हैं। अब या तो आपका वो हो रहा है, क्या कहते हैं, वो ऑटो करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसको देखिए। और दूसरी चीज ये, वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, देखो, अरे पहले आप पढ़ तो लो टॉपिक। क्वेश्चन ऐसा नहीं होता ना कि सर पहले दिन आए क्वेश्चन कराने लगे। और ये डेमो क्लास चल रहा है ना। जब क्लास में आओगे तो वहाँ क्वेश्चंस भी चलेंगे, टॉपिक भी चलेंगे, वो सब स्टार्ट होगा। सर ये डेमो क्लास चल रहा है। ठीक है, तो अभी टॉपिक आप पढ़ तो लो, तभी तो क्वेश्चंस कराएंगे, वरना डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करा दें? ठीक है सर, तो एक ना एक दिन तो सर होगा ना, आउट ऑफ फ्यूल जाएगी गाड़ी, पेट्रोल की टंकी कभी तो खत्म होगी ना। तो जब इसमें से ये जो हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा, तो इसके बाहर होगा हीलियम, ये हीलियम को बुलाएगा, आ भाई तुम्हें भी बर्न करना है। जब इसका हाइड्रोजन बर्न होने लगेगा, तो हीलियम इसको अट्रैक्ट करेगा। जब हीलियम इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका साइज और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा या तो रेड जाइंट, और अगर हैवी मास का है तो ये बन जाएगा रेड सुपर जाइंट। ये कब बनते हैं? जब सर आपका हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, ये हीलियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एंड स्टार्ट फ्यूजिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम जस्ट आउटसाइड द कोर, रिलीजिंग एनर्जी एंड एक्सपेंडिंग द स्टार। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखो सर, एक दिन ऐसा भी आएगा, हीलियम भी हाथ खड़े कर देगा, कहेगा भैया अब हमारी भी तथा नहीं, हम भी एंड हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन गया, अब हीलियम गया। तो अब इसमें हो क्या रहा था, ये जो इसने बड़ा सा मामला बना रखा था, ये जो माहौल बना रखा था, ये जो इतना बड़ा सा स्पेयर बना रखा था, ये इसलिए बना रखा था कि कोर में चल रही थी रिएक्शन, और उसकी वजह से यहाँ जनरेट हो रही थी ग्रेविटी। तो ये आपस में जो गैसेस थी आउटर लेयर की, वो इससे टिकी हुई थी। अब लेकिन चूंकि यहाँ कोर में रिएक्शन बंद हो जाएगी या धीमी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से ये ग्रेविटी भी खत्म होने लगेगी, जिसकी वजह से ये जो गैसेस हैं ये भी इजेक्ट होके बाहर जाने लगेंगी। ठीक है, वंस द स्टार रन्स आउट ऑफ फ्यूल, द स्टार विल कोलैप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड द आउटर लेयर्स विल बी इजेक्टेड इनटू द वास्टनेस ऑफ स्पेस। ठीक है, वही बात है सर, जब तक मामला है आपके पास तब तक सब आपसे जुड़े हैं, एक बार मामला खत्म होने लगा सब आपसे दूर भागने लगेंगे। तो यही विचार स्टार के साथ हुआ। अब इसकी कोर में रिएक्शन चल रही थी, सब खुश थे, सब इससे जुड़े थे। अब वो रिएक्शन रुकने लगी, फ्यूल खत्म होने लगा, ये सब कहेंगे हटो चलो भागो यहाँ से। तो ये सब जो आउटर लेयर है ये इजेक्ट हो जाएंगी। इजेक्ट होने के बाद ये बेचारा इतना सा स्टार बचेगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे फिर हम व्हाइट ड्वार्फ, यानी अभी बूढ़ा हो गया सर। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो भी इसमें लाइट थी वो सब खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ये लाइट एमिट करना छोड़ देगा, ये बन जाएगा ब्लैक कलर का, उसको हम कहने लगेंगे ब्लैक ड्वार्फ। यहाँ जाके सर इस बेचारे की जिंदगी हो गई समाप्त। सेम चीजें यहाँ पर हो रही है सर, यहाँ पे बड़ा साइज था तो ये जाइंट की जगह बनेगा सुपर जाइंट। ठीक है, इसका भी जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ये भी एक्सप्लोड कर जाएगा, तो ये कहलाएगा सुपरनोवा। फिर सुपरनोवा के बाद सर सारा जब इसका खत्म हो जाएगा मामला, सारा इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो या तो ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या फिर अगर हैवी मास होगा तो ये ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, और दोनों की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ब्लैक होल की तो कुछ ज्यादा ही होती है, ग्रेविटी इतनी हाई होती है कि एक लाइट को भी अगर ग्रैब कर ले तो इसको बाहर नहीं निकालता है। ठीक है, तो ये आपकी सर कुछ स्टेजेस हैं दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। तो ये नाम थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा। ये देखो, आपसे मैं पहली बता रहा हूँ, ये स्टेजेस आपसे डायरेक्ट नहीं पूछने वाला है, ना ही आपसे ये चार्ट बनवाएगा, ना ही आपसे कहेगा
डिस्कस द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्टार। ये वर्ड्स यूज हो जाते हैं सर कहीं कहीं पर, ठीक है। जैसे पूछ लेता है जो अभी सन है वो किस स्टेज में है, तो हमें पता होना चाहिए सर अभी जिस स्टेज में सन है उसे हम कहते हैं मेन सीक्वेंस स्टार, ठीक है। या फिर आपका जब इसमें से हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, रेड जाइंट बन जाएगा। फिर जब इसमें से आपका हीलियम भी खत्म हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्लैनेटरी नेबुला इन केस ऑफ स्मॉल स्टार एंड सुपरनोवा इन केस ऑफ लार्ज स्टार। फिर उसके बाद सर जब इसमें रिएक्शन बंद हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, कोर में जो इसकी रिएक्शन चल रही है वो बंद होते हैं, या तो ये बन जाएगा व्हाइट ड्वार्फ अगर स्मॉल स्टार है, और लार्ज स्टार में न्यूट्रॉन या फिर ब्लैक होल बन जाएगा, ठीक है सर। तो दीज आर सम फॉर्मेशंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। बाकी यहाँ पर डिटेल में सारी चीजें लिख दी गई हैं, प्रोटो स्टार, मेन सीक्वेंस स्टार, द सन इज द मेन सीक्वेंस स्टार, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या बनेगा, प्लैनेटरी नेबुला बनेगा, फिर आपका सुपरनोवा बनेगा, फिर आपका व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, फिर आपका ब्लैक होल्स बनेगा। ये आपका क्या कहते हैं, एक कंपैरिजन है कि सर प्रोटो स्टार मतलब एक तरीके से इन्फेंट, जन्म लेता हुआ बच्चा, ठीक है। फिर उसमें मेन सीक्वेंस में क्या होगा, आप इन्फेंसी से मेच्योरिटी की तरफ जाओगे, एडल्टहुड की तरफ जाओगे। रेड जाइंट बनने का मतलब है अब आपकी मिडल एज आ गई, और व्हाइट ड्वार्फ या ब्लैक होल बनने का मतलब है अब आप ओल्ड एज से डेथ की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो एक कंपैरिजन है इन सिचुएशन से। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं सर कि नहीं आ रही? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कुछ हवा लग रही है सर कि ऐसे ही चल रहा है मामला, कि बस चलो हमारा तो दिल नहीं खुश हो रहा, सर का ही दिल खुश कर देते हैं हम सब देखे। हाँ जी। देखो आपको जो कंटेंट पढ़ाना है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ योर एग्जाम्स, ठीक है ना। जैसे अभी एपीएसएसबी चलता होता है, तो एपीएसएसबी में आप मान के चलो एक सब्जेक्ट का हम एक पीडीएफ देते हैं ना, पॉलिटी का एक पीडीएफ हो गया, ज्योग्राफी का एक पीडीएफ हो गया, इकोनॉमी का एक हो गया, इस तरह से चलता है। लेकिन ये सर आपका एपीपीएससी है, यहाँ पर चीजों को हम डिटेल में करते हैं। इतना डिटेल में आपको करा दिया जाता है कि आप आंसर राइटिंग भी अच्छे से कर पाओ, ठीक है। आगे आंसर राइटिंग की भी हम क्लासेस चलाएंगे, ठीक है। और जब आप लोग इंटरेस्टेड होंगे आंसर राइटिंग में तो आंसर राइटिंग की भी हम क्लासेस चलाएंगे, बट अभी फिलहाल नहीं है ना। और एपीपीएससी में क्या होता है, एक सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं ना, हर टॉपिक की अलग की पीडीएफ होती है। जैसे यूनिवर्स पढ़ोगे, अलग पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी उसकी, ठीक है। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पढ़ोगे, उसकी अलग पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो ज्योग्राफी में सर अलग सीन है, ठीक, मतलब एपीपीएससी में अलग सीन है, ठीक है। चलो जी, इसमें एक चीज और ध्यान रखना सर, एनाटॉमी ऑफ द सन। सन की लेयरिंग पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कि जैसे अगर हम सन की बात करें तो सन की जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर क्या है सर, आपकी कोर, ठीक है। सन की जो इनर मोस्ट लेयर है वो है कोर। इंटरेस्टेड है तो योन जी अभी तो ये क्लास चलेगा, ठीक है, आप अटेंड करिए बिंदास। सन की जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज द कोर, और तो जो सर सन की आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहते हैं कोरोना। ये कोरोना वायरस नहीं है, वो अलग चीज है, ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है सर, सन की आउटर मोस्ट लेयर क्या है, ठीक है। सन की आउटर मोस्ट लेयर क्या है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो सन की आउटर मोस्ट लेयर क्या है सर, आपका कोरोना। बात समझ में आ रही है सर? फिर नेक्स्ट पार्ट इज योर गैलेक्सीज।
ठीक है। गैलेक्सी क्या होता है? देखो सर, एक सोलर सिस्टम होता है, ठीक है, हाँ, एक स्टार होता है, ठीक है। जैसे हमारा स्टार क्या है? सन। सन क्या होता है? जो लाइट एमिट करे, ठीक है। उसके अराउंड कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं जो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो उन सबको अगर आप कंबाइन करो तो दैट इज कलेक्टिवली नोन एज क्या है सर? सोलर सिस्टम, ठीक है। जैसे हमारे सन का क्या है? एक सोलर सिस्टम है, हमारे कुछ प्लैनेट्स हैं जो हमारे सन के अराउंड घूम रहे हैं, कुछ एस्टेरॉइड्स हैं, कुछ कॉमेट्स हैं जो सन के अराउंड घूम रहे हैं। उन सबको अगर हम लोग कलेक्टिवली डिफाइन करें तो हम उन्हें सर क्या कहेंगे? वी विल कॉल देम सोलर सिस्टम। बात सही है सर, सोलर सिस्टम वाली बात है। अब लेकिन सर नेक्स्ट चीज क्या आती है? नेक्स्ट चीज आती है कि सर जिस तरह से हमारा सन है उसी तरह से मान लो कोई स्टार है, उसके आसपास भी कुछ प्लैनेट्स होंगे, वो भी रिवॉल्व कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे, तो उनका भी अपना एक अलग सोलर सिस्टम होगा, होगा कि नहीं होगा? तो हर एक स्टार का अपना एक सोलर सिस्टम होता है, और उन सबको अगर आप कलेक्टिवली डिफाइन करो तो दैट इज नोन एज गैलेक्सी, ठीक है। उनके कलेक्शन को, उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? एक गैलेक्सी कहते हैं। और कई डिफरेंट गैलेक्सीज मिलके क्या बनती हैं? एक यूनिवर्स बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम गैलेक्सीज की शेप की बात करें तो देयर आर वेरी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ गैलेक्सीज, लाइक एलिप्टिकल गैलेक्सीज, लाइक इर्रेगुलर गैलेक्सीज, और लाइक स्पाइरल गैलेक्सीज, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शेप्स हम लोग गैलेक्सीज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जैसे एलिप्स की शेप में तो एलिप्टिकल कह देते हैं, कोई शेप समझ में नहीं आ रही तो इर्रेगुलर कह देते हैं, और एक होती सर बेहद खूबसूरत सी इस तरह से स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है। अब सर हम लोग कौन सी गैलेक्सी में आते हैं, कोई बता सकता है? हमारी जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी में आती है? एलिप्टिकल में, इर्रेगुलर में, या स्पाइरल में? हमारी गैलेक्सी कैसी है? हमारी गैलेक्सी कैसी हो, बताइए सर। तो गैलेक्सी इज a system of millions or billions of stars together with gas and dust held together by gravitational attraction. They are the major building blocks of the universe, ठीक है। They are the major building blocks of the universe. The smallest galaxies contain about 1 lakh stars, 100,000 stars. सोच रहे हो सर? The smallest galaxies contain about 1 lakh stars. अब देखो, जैसे ही मतलब आपका एपी पीएससी से स्टार्ट हो जाता है, वो इस फैक्ट खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी बना सकते हैं। बताओ छोटी से छोटी गैलेक्सी में आपको क्या लगता है कितने स्टार होंगे? तो दैट कंटेन्स अराउंड 1 लाख स्टार। और अगर लार्जेस्ट गैलेक्सी की बात करें तो दैट कंटेन्स अराउंड 3000 बिलियन स्टार, ठीक है। हाँ, तो अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है सर? मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। हमारी गैलेक्सी कैसी हो? स्पाइरल जैसी हो, बिल्कुल सही बात। हमारी गैलेक्सी कैसी है? स्पाइरल है। ये जो स्पाइरल आप देख रहे हो ना, ये चक्का, ये सब, ये है हमारी गैलेक्सी, ठीक है। तो हमारी गैलेक्सी कैसी है सर? स्पाइरल है। द मिल्की वे इज द गैलेक्सी दैट होस्ट अवर सोलर सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या है सर? आर्म है बहुत सारी, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये मान लो ये सेंटर है, ये आर्म है, ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, ये एक आर्म है। तो ये जो ये आपकी पंखुड़ियां निकल रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी की आर्म कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं गैलेक्सी की आर्म। तो इसमें सर हम कहाँ हैं सर? हम कहाँ हैं सर? तो जो इतनी सारी आर्म है, इसमें से एक आर्म है जिसे हम क्या कहते हैं? ओरायन, ठीक है। एक आर्म है जिसका हमने नाम रखा है सर ओरायन। ओरायन आपने कहीं सुना होगा हॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज में, ओरायन, ORION, प्यारा नाम लगता है, ORION, ओरायन, ठीक है। तो इस गैलेक्सी में बहुत सारी आर्म्स हैं जिसमें से एक आर्म है ओरायन। उस ओरायन आर्म में कहीं जाके हम बसते हैं, ठीक है। यानी हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी है स्पाइरल शेप में, उसकी कौन सी आर्म में पाई जाती है? ओरायन आर्म में पाई जाती है, ठीक है। द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द ओरायन आर्म
26,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। और सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लैनेट अर्थ घूम रहा है, सन भी चक्कर लगाता है सर। गैलेक्सी ये जो सेंटर देख रहे हो इसके सन भी चक्कर लगाता है। सन भी एक लैप पूरी गैलेक्सी का कंप्लीट करता है इन अबाउट एवरी 220 मिलियन ईयर्स। ठीक है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द मिल्की वे विद द स्पीड ऑफ 285 किलोमीटर पर आवर। नहीं सर, इट इज पर सेकेंड। ठीक है। अब जब सर इतना पढ़ते हैं तो अपने पड़ोसी भी देख लेते हैं, हमारे पड़ोसी कौन है। हमारी पड़ोसी जो गैलेक्सी है, ये तो एपीएसएसबी में भी मैं आपको बताता हूँ, हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है। हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी कितनी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। सर हमारी गैलेक्सी में कितने स्टार है, तो हमारी गैलेक्सी में सर है अराउंड 100 to 400 बिलियन स्टार। ठीक है। सर ये जो मैं मार्क करूंगा ना, इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी मैं मार्क करूंगा उसको आप क्या करा करें, वही आपके मेन चीज हो जाते हैं नोट्स के लिए पॉइंट। ठीक है। वही आपके पॉइंट्स होते हैं जो मेन आपको नोट्स के लिए बनाने होते हैं। बात समझ रहे हैं सर? ठीक है। हाँ जी सर, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। तो दैट इज अबाउट द गैलेक्सी। तो आज अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आज अभी अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं सर, लेकिन हाँ अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने सर यूनिवर्स की बात कर ली, गैलेक्सी की बात कर ली, और साथ ही साथ सर हम लोगों ने आज किसकी बात कर ली, फॉर्मेशन ऑफ द स्टार की बात कर ली। ठीक है। तो दीज आर द टॉपिक सो फार वी हैव कवर्ड इन अवर क्लासेस। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है सर। तो यहाँ पर अभी हम लेक्चर समाप्त कर रहे हैं, इसके आगे की जानकारी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे। बाकी किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है। अगर कोई इस एग्जाम के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। 99907846 ठीक है, या फिर 9863184505। इन केस अगर आपको कोई एग्जाम रिलेटेड क्वेरी है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई अगर डाउट है सब्जेक्ट रिलेटेड तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। तो हमारा वैसे अगर आप फ्री ग्रुप में ऐड हो तो मेरा नंबर तो आई थिंक सबके पास होना ही चाहिए, होगा ही। ठीक है। तो फ्री ग्रुप में अगर आप ऐड हो तो वहां पर आगे फर्दर जो भी नोटिफिकेशन होगा, ठीक है, तो जब भी क्लास हुआ करेगी तो वहां पर आपको लिंक शेयर हो जाती है, तो वहां से भी आप लिंक से क्लास अटेंड कर सकते हैं। इस हफ्ता ये जो क्लास है अभी 7 PM पे आपका रीजनिंग का भी क्लास होगा, तो ये इस हफ्ता का जो क्लास है ये आपका ओपन टू ऑल फ्री चलेगा। ठीक है। फ्री कराने का सर पर्पज ये है ताकि आप अगर डाउट करते हैं कि सर ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं, ये लोग पैसा लेके भाग तो नहीं जाते हैं, क्या है ये वो, तो जो आपके डाउट्स हैं, जो संशय हैं, वो आप यहाँ पर क्लियर कर लें। इसलिए ये आपको डेमो क्लास कराया जा रहा है ताकि एक बार आप अच्छे से जब सर समझ लें कि हम पढ़ा कैसे रहे हैं, क्या चीजें कवर करा रहे हैं, कितनी डेप्थ में कवर करा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद भी कोई क्वेरी है तो नंबर आपके सामने है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।